हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है हिंदी भाषा का या हिंदी साहित्य का, उन सभी तथ्यों को हम इस पटल पर उपस्थित कर रहे हैं। तो आज उसी संदर्भ में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इस शीर्षक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को दृष्टिगोचर करते हुए इस में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको पढ़ेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि भारतीय जो सबसे प्राचीन भाषा है वह संस्कृत है और उस भाषा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह ऋग्वेद है और ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। किंतु उस समय जो लौकिक और व्यावहारिक जीवन था वह संस्कृत की बोलचाल से परिपूर्ण था, परंतु समय के साथ उसमें परिवर्तन होते रहा और धीरे धीरे भाषा अनेकों रूपों में परिवर्तित होने लगी। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कह रहा है। कई बार पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा का समय क्या था, तो संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रहा। यह दो प्रकार की थी। पहली वैदिक संस्कृत, जिसमें उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और दर्शन आदि की रचना हुई। वेद आप जानते हैं चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद, प्रत्येक वेदों पर अनेकों उपनिषद हैं। इसी प्रकार जो आरण्य में जाकर लिखे गए थे, आरण्य मतलब जंगल, जंगल में जाकर लिखे गए थे ऋषि मुनियों द्वारा, उन्हें आरण्यक कहा गया। और वेदों की व्याख्या जो कर्मकांड परक, गृहस्थ परक या संन्यास परक, ज्ञान परक जो की गई, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। और जीवन दर्शन को दर्शाने वाला और आत्मदर्शन को दर्शाने वाले को दर्शन कहा गया। मुख्यतः भारतीय दर्शन 6 और नास्तिक दर्शन 3, इस प्रकार 9 दर्शन भारतीय परंपरा में मुख्यतः हैं। आगे इसी को देखते हैं। दूसरी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत और अनेकों जो ग्रंथ है उनकी रचना हुई। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई। उसी से उसमें कुछ परिवर्तन अपभ्रंश होता रहा और वो पाली के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसका समय 500 ईसा से ईसा की पहली शताब्दी तक माना जाता है। किसका? पाली भाषा का। पाली भाषा का समय ईसा के 500 ईस्वी पूर्व से और ईसा की प्रथम शताब्दी तक माना जाता है, जबकि संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पीटक, सुत्त पीटक और अभिधम पीटक, ये विनय बौद्ध धर्म के जो नियम है उनके ग्रंथ है विनय पीटक, सुत्त पीटक और अभिधम पीटक, या बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए उनका संग्रह इन पीटकों में है। जातक कथाओं की रचना इसी पाली भाषा में हुई, किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे। रूप साहित्यिक होता है और दूसरा लौकिक, अर्थात बोलचाल की भाषा। आप जो लौकिक भाषा में धीरे धीरे रचनाएं होने लगी और जो पहले साहित्यिक भाषा थी वो लुप्त होने लगी। होता ऐसी है, एक भाषा वह होती है जो हम सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सारे व्याकरण नियमों को छोड़ दिया जाता है। एक वह भाषा होती है जो साहित्यिक होती है, उसमें सभी व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्य भाषा का रूप धारण कर लेता है। पाली भाषा में भी ऐसी हुआ कि जो लौकिक पाली थी उसका प्रयोग होने लगा और फिर वही साहित्यिक पाली बन गई। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। प्राकृत का समय जब वह पुनः परिवर्तित हुई, पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से अब प्राकृत की ओर वह बढ़ने लगी। प्राकृत
की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी के बाद तक रहा। इस प्रकार इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। तो जैन साहित्य के जो प्रमुख संत हुए उनकी जानकारियाँ हमने इसी चैनल पर दे रखी हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ। यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना है। इसीलिए हिंदी का जो उद्भव हुआ वह अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश का उदय प्राकृत से, प्राकृत का उदय पाली भाषा से और पाली का संस्कृत से, ये इनकी उत्पत्ति का क्रम है। क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से यह पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति आना शुरू हो गया। जैसे गाथा शब्द गाहा और दोहा शब्द दूहा के रूप में परिवर्तित हो गया। अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता और मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ। उसे अवहट भाषा कहने लगे। और आप जानते हैं कि एक अवहट के कोकिल वो थे विद्यापति, तो कोकिल भी कहा जाता था। और विद्यापति ने इसी भाषा में अपनी कुछ रचनाएं लिखी, जिसमें से पहली रचना कीर्तिलता और दूसरी कीर्ति पताका है। ये इनकी दोनों रचनाएं अवहट में हैं और अवहट को ही अपभ्रंश कहा जाता है। जैसे कि मैथिल कोकिल विद्यापति कहते हैं, देसिल बहाना सबजन मिट्टा ते तेसन जपहों अवहट्ठा, कि जो देसी भाषा होती है वह सभी लोगों को अच्छी लगती है, इसीलिए हम अवहट का जप करते अर्थात अवहट को बोलते हैं। अर्थात उस समय अवहट ही उस समय की लौकिक या देसी भाषा थी। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी का उद्भव हुआ। ये हिंदी की उद्भव की प्रक्रिया है। किससे? अपभ्रंश से। इसीलिए अनेकों कवियों ने इसको शुरुआती दौर के 8वीं 7वीं शताब्दी का जो दौर रहा उसके अपभ्रंश काल भी कहा। अपभ्रंशवासी कवियों एवं दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ समुदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार एवं प्रसार हुआ। आप जानते हैं जो नाथ साहित्य है उसमें अधिकतर अपभ्रंश का ही प्रयोग हुआ, जैन साहित्य में भी, और इसी प्रकार से सिद्ध में भी अपभ्रंश भाषा का प्रचुर मात्रा से प्रयोग हुआ है। हर्षवर्धन के शासन काल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा तथा हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई देता। जो ही अपभ्रंश का प्रचार होने लगा, समझो वहीं से हिंदी की उत्पत्ति होने लगी। इस काल में 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर करके आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कि ग्राम्य अपभ्रंश से। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत में अब हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई या किस से हुई, तो वह लिख देगा वहाँ पर संस्कृत, ग्राम्य अपभ्रंश, अपभ्रंश, पाली। तो इस विकल्प में जो हमारे पास सही विकल्प होगा वह होगा ग्राम्य अपभ्रंश। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जन भाषा में लिखने से ही वह बहुत सूरत होती है, क्योंकि जब वह जन भाषा में लिखी जाएगी तभी उसको लोग समझेंगे, जानेंगे और पढ़ पाएंगे, और उसकी ख्याति भी इसीलिए बनेगी जब लोग सुनेंगे, समझेंगे। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्र आचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा। जैसे संस्कृत का व्याकरण पाणिनि और उनके पूर्व आचार्यों ने लिखा, ठीक उसी प्रकार से हेमचंद्र हिंदी या अपभ्रंश भाषा के व्याकरण लिखने वाले एक बड़े आचार्य हुए, और उनकी व्याकरण का नाम है शब्दानुशासनम। कई बार पूछा जाता है शब्दानुशासन इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो इस ग्रंथ के
रचनाकार है हेमचंद्राचार्य। किंतु हेमचंद्र से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी, क्योंकि जब भाषा एक सामान्य प्रवाह में चलती रहती है तो उसको एक नियमों में बांधने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। परंतु जब तक व्याकरण बना उससे पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपभ्रंश में अनेकों रचनाएं कर दी थी। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली बढ़ी है। यही आरंभिक हिंदी की बुनियाद उदय नारायण तिवारी ने लिखा। आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक काल संक्रांति काल था। आचार्य उदय नारायण तिवारी जी लिखते हैं कि आचार्य हेमचंद्र के पूर्व पश्चात और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का जो काल था उसको संक्रांति काल कहा, क्योंकि इस काल में अपभ्रंश संक्रांत होकर हिंदी में परिवर्तित हो रही थी, क्योंकि हिंदी अपभ्रंश अपना प्राचीन रूप छोड़ रही थी और नया रूप हिंदी के रूप में ले रही थी, इसलिए संक्रांति काल का। संक्रांति काल मतलब परिवर्तन काल, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती रही। मिश्र बंधुओं के बारे में आपको हमने इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मिश्र बंधुओं ने एक ग्रंथ लिखा था मिश्र विनोद। उसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को उन्होंने प्रधान स्थान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी का आविर्भाव माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ है उसमें उन्होंने प्राकृत को ही हिंदी की अवधारणा माना। और डॉक्टर नामवर सिंह, एक बड़ा नाम है, ने लिखा है कि देश धीरे धीरे इतना बड़ा कि 13वीं सदी आते आते अपभ्रंश के साथ पूर्व और पश्चिम देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया, ऐसा आचार्य डॉक्टर नामवर सिंह जी कहते हैं। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में को देखें तो लगता है हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बंट गया, प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय पूर्वी हिंदी। हम आगे पढ़ेंगे कि हिंदी की कितनी भाषाएं, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं और कितनी बोलियां हैं, इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो यही बात डॉक्टर नामवर सिंह जी कह रहे हैं। प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय जो है वो पूर्वी हिंदी के रूप में विभक्त हुई। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, आप जानते हैं हिंदी साहित्य के बड़े समीक्षक हुए डॉक्टर नगेंद्र, और उनके अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ। अपभ्रंश अर्थात शौरसेनी अपभ्रंश। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, तो शौरसेनी अपभ्रंश। पैचासी, ब्राचट, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूप में प्रसारित होती रहीं। इनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार से है। जो ये अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश, पैचासी, ब्राचट, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, इनसे ही अनेकों बोलियों की उत्पत्ति हुई, जो हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। इनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना जाता है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार से है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ वो इस प्रकार से: शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं एवं बोली। उपभाषाएं देख लीजिए कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी,
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली। खड़ी बोली आप जानते हैं कि हिंदी का पहले का नाम भी खड़ी बोली या कौरवी था, और ये आप हिंदी की उत्पत्ति मेरठ के आसपास हुई, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा गया, क्योंकि यहाँ का जो बोलने का तरीका है वो खड़ा है, तो इसलिए इसको खड़ी बोली कहा गया। और अन्य भी कई कारण हैं, हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, और हरियाणी का दूसरा नाम बांगरू भी है। कई बार पूछा जाता है कि बांगरू किस भाषा को कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा हरियाणवी और कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। तो इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 4 भाषाएं, 4 बोलियां आ गई है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, जो अयोध्या के आसपास बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 3 बोलियों को पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा गया। और तीसरा, राजस्थानी। राजस्थानी में भी अनेकों प्रकार है, 4 प्रकार मुख्यतः हैं। मारवाड़ी, जो मारवाड़ क्षेत्र में, जयपुरी, जयपुर क्षेत्र में, मेवाती, मेवात क्षेत्र में, और मालवी, मालवा के आसपास बोली जाती हैं। पहाड़ी, पहाड़ी को भी कई भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत पंजाबी और सिंधी को रखा गया। और जो मध्यवर्ती पहाड़ी हैं, इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, इस क्षेत्र के आसपास की जो बोलियां हैं उसको रख दिया गया है। 5वें नंबर पर उपभाषा जो हैं वह बिहारी है। बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये बोलियां रख दी गई या इसके अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। तो मित्रों, ये हिंदी साहित्य की उत्पत्ति और उसके प्रकार, उसकी उपभाषाएं और बोली। कई बार पूछा जाता है खड़ी बोली उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, तो हमारा उत्तर होना चाहिए शौरसेनी अपभ्रंश से। और ये भी पूछा जाता है कि शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है, तो हेमचंद्र। इस गद्य में जो मुख्य चर्चाएं थी, ये भी पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इतिहास का नाम क्या है, तो हिंदी साहित्य इतिहास। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि मैथिल कोकिल किन्हें किसको कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा विद्यापति। और विद्यापति की अपभ्रंश या अब्बट में 2 जो रचनाएं हैं उनका नाम है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस गद्य में बनते हैं। हिंदी का जो उत्पत्ति काल है ये प्राकृत से हुई। प्राकृत का समय प्रथम शताब्दी से लेकर 5वीं 6वीं शताब्दी तक रहा, और वहीं से हिंदी अपभ्रंश में और अपभ्रंश से हिंदी के रूप में 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी तक वह परिपुष्ट होती रही। अब प्राकृत का समय पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक, पाली का समय ईसा से पूर्व 500 शताब्दी से लेकर ईसा की प्रथम शताब्दी तक, और संस्कृत का समय ईसा पूर्व से लेकर 1500 वर्ष पूर्व तक का रहा। तो इस क्रम को हम ऐसे समझेंगे कि 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत, उसके बाद 500 से लेकर प्रथम ईसा तक पाली, पाली के बाद प्रथम ईसा से लेकर 5वीं 6वीं शताब्दी तक प्राकृत, और उसके बाद प्राकृत से 10वीं शताब्दी तक, प्रथम मतलब 1000 शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी तक जो अपभ्रंश रही, और फिर अपभ्रंश में परिवर्तन होते होते 14वीं 15वीं शताब्दी तक वह पूर्ण हिंदी के रूप में हमारे सामने आई। फिर उसको हमने पूर्वी और पश्चिमी के रूप में बांटा। फिर पश्चिमी को भी अनेकों बोली में खड़ी बोली, मागधी, खड़ी बोली, और उसके बाद कौरवी के नाम से जो जानी जाती है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी के प्रकार रूप में, और हिंदी पूर्वी हिंदी को अवधी,
बघेली छत्तीसगढ़ी के रूप में, राजस्थानी को मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी के रूप में, और पहाड़ी को मध्य पहाड़ी पश्चिमी पहाड़ी के रूप में, और बिहारी को मैथिली, मगही और भोजपुरी के रूप में हमने जाना। ये भी पूछा जाता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 4 उपभाषाएं और 18 बोलियां, कहीं कहीं 17 का भी वर्णन है, पर हम जिस पुस्तक से पढ़ रहे हैं उसमें 18 ही लिखी हैं। धन्यवाद मित्रों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपनी टिप्पणी या कमेंट अवश्य लिखें ताकि हमें ज्ञात रहे कि किस प्रकार का तथ्य आप तक पहुंच रहा है। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।